मैं जसवंत वर्मा स्वराज JS के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में, एक यूनिक लेक्चर सीरीज में, मैं भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान पर एक मौलिक संकल्पनाओं पर डिस्कस कर रहा हूं। उस कड़ी में आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोकतंत्र। इसके पहले के लेक्चर में मैंने लोकतंत्र पर डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। अब समझ में आ चुका है कि लोकतंत्र बेसिकली जो है वहाँ एक तरह से कह सकते हैं जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन होता है। ये जैसे कि भारत किस प्रकार का देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, हम ये जानते हैं। इसी में जो है हम लोकतंत्र की समझ को और मौलिक बनाने के लिए, उनको थोड़ी और अच्छी अपनी समझ बढ़ाने के लिए हम यहाँ समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के जो स्वरूप होते हैं किसी भी देश में, दुनिया में जो है कहीं भी लोकतंत्र है, उनमें ये लोकतंत्र अपने स्वरूप में किस किस प्रकार के हो सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र जो है दो स्वरूप में हो सकते हैं। एक पहला जो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है जिनको, और दूसरा जो होता है वहां होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब ये है कि लोकतंत्र को जो है हम दो प्रकार कह सकते हैं। चलिए इनको अगर स्वरूप ना कहे कि इनको अगर प्रकार भी कह देंगे तो भी यहाँ सही है, तो भी सही है। टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष है, दूसरा जो है अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो बात कर रहे हैं वहां क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बहुत मौलिक रूप से में समझना है एक्चुअल में वो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जो है अगर यहाँ पर जब चुनाव होंगे, कोई भी निर्णय लिया जाना होता है, कोई भी निर्णय, अब निर्णय जो है चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, उस निर्णय को उसमें जितने लोग हैं उस राष्ट्र में या फिर उस देश में या उस जो भी उसमें समझ रहे आप इस इकाई में, इसमें जितने लोग हैं वो सभी आपस में सभी लोग एक साथ मिलकर के जो है सीधे निर्णय लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो है इसमें कोई अप्रत्यक्ष निर्णय नहीं हो रहा है। ये जो भी निर्णय लिए जाने हैं, कोई कानून बनाए जाने हैं, कोई नीति बनाए जाने हैं या कोई निर्णय लिए जाने हैं, तो सीधे तौर पे जो है वहां पर निर्णय कौन लेंगे, पूरे जनता मिलकर लेंगे, पूरे नागरिक मिलकर लेंगे। इस तरह के जो लोकतंत्र होते हैं उस तरह के लोकतंत्र को क्या जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब ये है कि इस लोकतंत्र में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का जो वर्क है, डिसीजन मेकिंग मींस क्या हो गया, कोई भी निर्णय लेना है, चाहे शासन करना है तो पूरे शासन पर जो है पूरी जनता मिलकर के शासन करेंगे। ठीक है, जनता का ही सीधा शासन होगा, उसमें कोई बीच में प्रतिनिधि या फिर जो है किसी और संस्था, किसी और की बात नहीं है, पूरी जनता ही सीधे तौर पे शासन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरह से जितनी जनता, उनके द्वारा ही पूरी सरकार का निर्माण कर दिया गया। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि वाला व्यवस्था नहीं है। इसमें तो तीन प्रकार की बातें हो सकती है। ये इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो निर्णय लेने होते हैं वो तीन प्रकार के निर्णय होते हैं, तीन प्रकार से तरीके अपनाते हैं। ये कह सकते हैं ये उनका उपक्रम हो गया। बेसिकली ये तीन उपक्रम हो गया, जिनमें पहला जो उपक्रम होता है वह होता है जनमत संग्रह का। पहला जो होता है उपक्रम वहां होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब उनको आसान भाषा में जो जानते होंगे आप, बोलते हैं रेफरेंडम करा देना। रेफरेंडम, जनमत का मतलब ये हुआ मत किसका, जन का। किन जन लगा, सभी जन का। तो इस प्रकार से जो है अगर कोई निर्णय लेना होता है तो पूरे जनता आपस में मिलकर के जो है अपने मत एक साथ में, उनका जो मत होता है उसी को कहा जाता है जनमत। यदि मान लो उसमें जो है किसी को जो है अगर उसमें शासन की तरह कोई निर्णय, कौन सा कानून बनाया जाना है, तो उसमें क्या करेंगे कि वहां पूरे जनता आपस में मिलेंगे और मत एक साथ में इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसमें जो भी उसमें आएगा परिणाम उनको बता दिया जाएगा, निर्णय कर लिया जाएगा। इस प्रकार से होता है। पहला होता है जनमत संग्रह। दूसरा जो होता है पहल, या फिर कहते हैं इनको उपक्रमण, या फिर इनको होता है इनिशिएटिव। इनको कहते हैं इनिशिएटिव। तो यहां भी इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है और अंतिम क्रम तक यह निर्णय ले लिए होते एक प्रक्रिया के अंतर्गत। इसे कहा जाता है पहल। दूसरा उपक्रम हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तीसरा जो उपक्रम होता है वह होता है रिकॉल। वहां होता है रिकॉल का। रिकॉल का मतलब ये है जैसे कि अगर मान लो जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को चुन लिया गया, जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना गया,
जनता के द्वारा जो शासन के लिए किस चुना गया, तो वहां व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को अगर वहां ठीक प्रकार से शासन का संचालन नहीं किया तो उनको पुनः जो है इसी जनता के द्वारा ही वापस बुला लिया जाएगा, जिनको चुनकर यहाँ पर भेज दिया गया शासन के लिए, और वहां जो है इनको अगर ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनको वापस भी बुला लिया जाता है। इसी को बोलते हैं वापसी या फिर जो है रिकॉल। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है 3 उपक्रम हो गए। पहला उपक्रम हो गया इसमें जो है जनमत संग्रह, दूसरा हो गया पहल या उपक्रमण, और तीसरा हो गया रिकॉल। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है 3 उपक्रम हो गए, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हो गया इसमें जो है दूसरा जो लोकतंत्र का जो प्रकार या स्वरूप है वहां होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हुआ बहुत आसान भाषा में कि इनमें जो शासन का जो संचालन किया जाना है, शासन का जो संचालन किया जाना है, वह संचालन सीधे तौर पे जो है जनता के द्वारा, सीधे तौर पर जो है जनता के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि भारत में जो है पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है हमारी, 144 करोड़ की जनसंख्या है हमारे पास में। ये 144 करोड़ की जनसंख्या है। अब 144 करोड़ की जनसंख्या जो है, 144 करोड़ लोग जो है वह भारत में शासन का संचालन किस प्रकार से करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से सभी अगर शासन करने का चले गए तो स्वाभाविक है, तो शासन किस पर करेंगे? हम जनता पर ही करेंगे, मगर पूरी इतनी की शासन करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए जो है इन पूरे जनता के द्वारा, इस पूरे भारत की जनता के द्वारा या इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता, सभी जनता आपस में मिलकर के वहां अपने कुछ प्रतिनिधि मतलब इस पूरों के द्वारा, सभी के द्वारा उन्हीं में से जो है कुछ प्रतिनिधि जो है चुनकर भेज दिए जाते हैं कि वो प्रतिनिधि जो है यहाँ पर शासन का संचालन करेंगे। जैसे वर्तमान में भारत में जो है आम चुनाव हो रहे हैं, इस भारत में आम चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से हमने यहाँ पर जनप्रतिनिधि, ये बेसिकली क्या कहलाया? जनता के प्रतिनिधि, और यही जनता के प्रतिनिधि जो है जाकर के सरकार का गठन करेंगे, और शासन का वास्तविक संचालन जो है इन्हीं सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा ही चलाया जाना है। तो यहाँ पर जनता के द्वारा सीधे ना चला करके जो है जनता की तरफ से जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा होता। तो इस प्रकार की जो तंत्र होता है, इस प्रकार जो है लोगों के द्वारा शासन का चलाने का जो तंत्र होता है, इस तंत्र को कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि इसमें प्रतिनिधि मूलक है, प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जा रहा होता है, इसीलिए इनको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये तो हो गया लोकतंत्र के प्रकार, बात कर ली हमने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। ये अब आगे तरफ समझ लेते हैं कि भारत में लोकतंत्र का स्वरूप किस प्रकार के है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही यार, स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लोकतंत्र, क्योंकि भारत को बनाना है, भारत को किस प्रकार से बनाना है, भारत को कैसा देश बनाना है, एक लोकतांत्रिक भारत गणराज्य बनाना है। मतलब यहाँ पर देश का जो हमने लक्ष्य चुन रखा है वो क्या है? लोकतंत्र है। तो स्वाभाविक ही लोकतंत्र बनाने के जो है पूरी शासन की व्यवस्था का ही संचालन किया जाए। सरकार में आप हिस्सा बनने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है हमें लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। भारत में जो लोकतंत्र का स्वरूप है, ठीक है, भारत में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वहां जो है प्रतिनिधिक उदारवादी लोकतंत्र है। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप किस प्रकार का है। जो हमें 3 शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले शब्द उपयोग किया हूं मैंने इसमें जो है प्रतिनिधिक। प्रतिनिधिक का मतलब बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे भारत की जनता के द्वारा जो है, पूरे भारत की जनता के द्वारा अपने में से जो है कुछ प्रतिनिधि वहां जो है चुन करके भेज देते हैं और वास्तविक रूप से यही जो है सरकार का गठन करता है।
यही जो है सरकार का गठन करता है और ये फिर जो है शासन का संचालन करते हैं। ये जो है शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, प्रातिनिधिक व्यवस्था हो गया। क्योंकि इस व्यवस्था में यहाँ जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो है अधिकार मिले होते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति को अधिकार मिला है। जैसे कि मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, मगर साथ में और भी अधिकार है। हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का, धार्मिक और सांस्कृतिक और शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ऐसे कई अधिकार इस प्रकार से। ये इसका मतलब ये हुआ, इनमें व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं और व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हुए जो है उस व्यक्ति को विकास के जो है सर्वांगीण अवसर, व्यक्ति को जो है पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, जिससे व्यक्ति अपनी सर्वांगीण विकास कर सके। मतलब व्यक्ति जो है सभी प्रकार से अपना विकास कर सके, इस प्रकार से उनको जो है परिस्थितियां उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए भारत के इस लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के इस लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि ये परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है, ये एक सामाजिक व्यवस्था बनाता है, एक समाज की जो है पुनर्रचना करता है, जिनमें सभी को सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर न्याय और राजनीतिक स्तर पर भी न्याय प्राप्त हो। मतलब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई विभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इस प्रकार से भारत के लोकतंत्र का स्वरूप किस प्रकार का हो गया, प्रतिनिधिक उदारवादी लोकतंत्र का है। अब स्वाभाविक इसके पहले एक लेक्चर में मैंने जो है इस प्रतिनिधिक उदारवादी लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का जो है मैंने मूल्य की बात किया है, मैंने वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया था मैंने, जो पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो चार ही मुख्य रूप से है, चार ही मुख्य रूप से है, जिनको फिर जल्दी जल्दी से हम और समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में भी लोकतंत्र के मूल्य मतलब उसमें न्याय, पहली बातें पहला मूल्य क्या हो गया, न्याय। दूसरा जो मूल्य क्या हो गया इसमें, स्वतंत्रता। और तीसरा मूल्य क्या हो गया, समानता। और चौथा मूल्य क्या हो गया इसमें, बंधुत्व। इस प्रकार से जो है भारत के संविधान में भी जो है लोकतंत्र के जो मूल्य है वहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का है। इनको हमें जो है इसी क्रम में ध्यान में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मान लो राज्यसभा की परीक्षा में, आपकी परीक्षा में जो है अगर मान लो प्रश्न पूछ दिया गया कि भारत के संविधान के उद्देशिका में स्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि पहले क्या लिखा है, न्याय लिखा गया है, उसके बाद दूसरा क्या लिखा गया है, स्वतंत्रता लिखा गया है, तीसरा क्रम में लिखा गया है समानता, और चौथे में क्या लिखा है, बंधुत्व। यहां भी हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। अब थोड़ा सा कभी और ये ध्यान रख लेना है कि न्याय की जो है अवधारणा भारत के संविधान में किस प्रकार की है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कई बार पूछा भी गया है, तो प्रश्न पूछा गया है इनमें कि सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, ये तो मुख्य परीक्षा के लिए हो गया। या फिर सामाजिक न्याय देने के लिए भारत के संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक, तो हमें बहुत ठीक प्रकार से बातें समझ में आना चाहिए कि न्याय की जो अवधारणा है, फिर न्याय के आयाम कितने प्रकार के आयाम है, 3 प्रकार के आयाम है। नंबर 1 सामाजिक है, नंबर 2 जो है आर्थिक है, और नंबर 3 जो है राजनीतिक है। ये अभी इसके पूरी इस संकल्पना पर, सामाजिक न्याय की संकल्पना पर मैं भी डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, मगर आगे के लेक्चर में इन सब पर मैं जरूर डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो न्याय किस प्रकार की हो गया, एक सामाजिक आयाम हो गया, दूसरा आर्थिक आयाम हो गया, तीसरा जो है राजनीतिक आयाम हो गया। अब दूसरे मूल्य इसमें जो है भारत के संविधान में जो स्थापित है वह है स्वतंत्रता। अब जैसे कि मैं इसके पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हूं, ये जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है भारत के संविधान में, उसके 5 आयामी है, 5 डायमेंशनल है इसके, ये 5 डायमेंशनल है इनके, मल्टी डायमेंशनल फ्रीडम की बात करता है बेसिकली ये। तो ये जो है मल्टी ऑफ डायमेंशनल फ्रीडम का मतलब कौन कौन सा, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। मतलब ये जो पहली बातें है थॉट, ठीक है, बिल्कुल विचार स्वतंत्र पूर्वक विचार करने की आजादी, विचार करने की आजादी है। जो विचार किया जा रहा है उस विचार को व्यक्त करने की आजादी,
जिस प्रकार से भी माध्यम लेकर के, चाहे वहां बोल करके हो, चाहे वहां लिख करके हो, चाहे वहां ड्राइंग बना करके हो, या फिर व्हाट्सएप में लिख करके, इंटरनेट कहीं पर भी इस प्रकार से विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास उस विचार पर, किसी भी विचार पर, किसी राजनीतिक दल की विचार पर, किसी राजनीतिक दल के एजेंडा पर, उसके निर्णय पर आप विश्वास करें या ना करें, ये आपकी आजादी है। ये भारत के संविधान ने आपको दिया है। इस प्रकार से जो है विश्वास का अधिकार। इसी क्रम में अगली जो स्वतंत्रता का जो उदाहरण इसमें सम्मिलित, आयाम सम्मिलित है, वहां है धर्म का। फैथ, जिस पर भी आप फैथ करना चाहें, जिस धर्म पर आप फैथ करना चाहें, उसकी आपको आजादी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हिंदू पर जो है अपनी आस्था रखते हुए आप इस्लाम, क्राइस्ट, बौद्धिज्म, जैनिज्म और जितने भी धर्म हैं उन सब पर विश्वास रख सकते हैं। और ऐसा ही भारत के संविधान में स्थापित किया है। मतलब भारत में जो है यह है अपनो धर्म के साथ साथ, स्वयं के धर्म के साथ साथ, मैं स्वयं का धर्म जितना महत्वपूर्ण है और भी धर्म उतना ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। ऐसा बिलीफ, तो इस प्रकार से क्यों अपने धर्म के साथ साथ औरों के धर्म को महत्व समान, क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इसीलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक आजादी, मगर वो धार्मिक आजादी के साथ साथ उसमें कट्टरता ना हो, इसीलिए और धर्मों में भी विश्वास। ये हो गया धर्म विश्वास। और अगले बातें वहां है उपासना। उपासना मतलब वर्शिप। जिस धर्म को भी आप पर आस्था है, जिस धर्म की आपकी आस्था है, उस धर्म के अनुरूप जो रिवाज है, जो नियम है, परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन पर आपकी आजादी। आप माने तो भी ठीक, और करे तो भी ठीक, और ना करे तो भी ठीक, ये आपकी आजादी। तो इस प्रकार से आजादी में जो है, स्वतंत्रता में जो है 5 प्रकार की। वैसी जो है भारत के संविधान में जो है लोकतंत्र के मूल्य, तीसरे मूल्य के रूप में समानता है। समानता का मतलब यहां हुआ संविधान के उद्देश्य का भी स्थापित है, वह है प्रतिष्ठा। वहां है प्रतिष्ठा, वहां अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। इसका मतलब यहां पर समता के जो आयाम है वो क्या है? द्विय है। ये जो है बाई डायमेंशनल है, ये जिनमें से एक जो है वहां है प्रतिष्ठा है, इसका मतलब होता है स्टेटस, और दूसरा होता है अवसर या फिर अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा का मतलब ये हुआ कि समाज में किसी व्यक्ति का स्थान, समाज में किसी व्यक्ति की स्थान या उनकी भूमिका, वहां होती है उनकी प्रतिष्ठा। व्यक्ति की अगर प्रतिष्ठा अगर सुनिश्चित है, व्यक्ति का अगर स्थान सुनिश्चित होने मतलब सभी को समान स्थान, सभी के समान महत्व, तो स्वाभाविक है सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। इसीलिए जो है भारत के संविधान में समता, प्रतिष्ठा और अवसर का, इसीलिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार जहां से प्रारंभ होता है उसमें समानता को जो है सर्वाधिक महत्व दिया है। सर्वाधिक महत्व देने के लिए ही भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 में, जिनमें विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबके ऊपर कौन रहेगा? विधि रहेगा, और उस विधि के नीचे ही भारत की सभी जनता समान रूप से, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। इस प्रकार से तीसरा मूल्य हो गया। चौथा मूल्य वहां है बंधुत्व का। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारे की भावना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि भारत के संविधान में 4 प्रकार के मूल्य हैं लोकतंत्र के। अब इन मूल्यों को यदि मान लो संरक्षण किया जा रहा है तो स्वाभाविक यहाँ पर लोकतंत्र क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। यही पूरी बातें हैं भारत के संविधान में। इसीलिए इन लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण करने के लिए भारत के संविधान में अधिकार, भारत की जनता को, भारत के लोगों को जो है अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। अब ये अधिकार किस प्रकार के हैं? ये अपने आयाम में जो है त्रिआयामी है। त्रिआयामी होने का मतलब यह है कि पहला जो अधिकार है इसमें संविधान के द्वारा दिया गया है वह अपने स्वरूप में कैसा है? सामाजिक है। दूसरा वहां जो है
आर्थिक है, और तीसरा जो है वहां इसमें राजनीतिक है। तीसरा वहां जो है राजनीतिक अधिकार है। मतलब भारत के संविधान में जो है लोकतांत्रिक मूल्य के संरक्षण के लिए भारत की जनता को सामाजिक अधिकार दिए, आर्थिक अधिकार दिए और राजनीतिक अधिकार दिए, जिससे जो है सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और साथ में जो है लोकतंत्र के राजनीतिक मूल्य, इन तीनों लोकतंत्र के इन तीनों मूल्यों को संरक्षित करके लोकतंत्र के राजनीतिक, सामाजिक लोकतंत्र के मूल्य, आर्थिक लोकतंत्र के मूल्य और राजनीतिक लोकतंत्र के मूल्य को सुरक्षित बना करके जो है भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया जा सकता है। इस तरह से भारत के संविधान में जो है अधिकारों को स्थापित किया गया है त्रिआयामी रूप में, और साथ में संविधान में यहां भी है कि अगर इनमें से किसी प्रकार से अधिकारों की अगर अवहेलना होती है तो उन अधिकारों की रक्षा भी हम किस प्रकार से करें, यहां भी भारत के संविधान में स्थापित है ये। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि भारत के संविधान में जो है किस प्रकार का तंत्र है, एक प्रतिनिधिक उदारवादी लोकतंत्र है। अब उसमें थोड़ी सी और जो है थोड़ी जल्दी से मैं और डिस्कस कर देता हूं इस लेक्चर को बहुत तेजी से खत्म करते हुए। वहां होता है इसमें जो भारत में लोकतंत्र है उनके जो स्वरूप किस प्रकार से बताया था मैंने, उदारवादी लोकतंत्र। तो उनकी विशेषता देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ये उनमें विशेषता जो होती है, मतलब भारत के लोकतंत्र में विशेष बातें क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब वो विशेष बातें क्या है उसमें थोड़ा समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। पहली बात ये है कि इसमें जो है उस लोकतंत्र में जो है सत्ता प्राप्ति के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए क्या हो रहा है, राजनीतिक दलों के मध्य जो है खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितनी भी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी है भारत में, राजनीतिक दल है, वो सब के सब जो है वो सत्ता प्राप्त करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जनता को कई अलग अलग तरीके से वहां रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके प्रयास का ये आज का अंतिम चरण भी था चुनाव का। इस प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए, इस उदारवादी लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों के मध्य क्या होती है, खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक, कंपटीशन है बेसिकली ये किसके लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को, इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को जो है भारत के वहां एक सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से यहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक मतदान होगा। मतदान बिल्कुल जो है, मतदान जो होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा और पारदर्शी होगा, ये मान्यता होगी इसमें, इस लोकतंत्र में। ये ठीक, मतलब व्यक्ति को यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। साथ में यह जो सरकार का जो गठन किया जाएगा, जो राजनीतिक पार्टी को जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त हो, सर्वाधिक मत का मतलब बहुमत प्राप्त दल के द्वारा सरकार का गठन किया जाएगा। बहुमत प्राप्त दल का मतलब यह हुआ जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में सर्वाधिक मत प्राप्त हो, सर्वाधिक सीट प्राप्त हो, उनके द्वारा जो है सरकार का गठन किया जाता है। मगर ये तो सरकार होगा, क्योंकि किनके द्वारा गठन किया जा रहा है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार गठित किया जा रहा है। इसीलिए वो सरकार भी जो है, वो जो सरकार होगा वहां सरकार जनता के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। ये सरकार इस प्रकार की होती है। इसका मतलब ये वो सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। अब वो चाहे भारत के संविधान में जो स्थापित है वहां लोकसभा के प्रति जवाबदेह कहें तो भी ठीक है, या संसद के प्रति जवाबदेह कहेंगे तो भी ठीक है, या फिर भारत की जनता के प्रति जवाबदेह वहां सरकार है तो भी ठीक ही है। और भी विशेषता होती है, उनमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदारवादी लोकतंत्र के वहां होता है नागरिक स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जैसे बताया मैंने कि उदारवादी लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व किसको मिलता है, व्यक्ति की आजादी को मिलता है, व्यक्ति के अधिकार को मिलता है। इसीलिए जो है इस उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हुए उनको विकास के जो है सरपरिया, उनको विकास के उनको पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे लिए उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको समानता का अधिकार प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऐसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। मगर यदि उन अधिकारों की अगर अवहेलना भी होती है तो अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यवस्था होती है। जैसे कि भारत के संविधान में जो है, अगर मान लो हमारे मौलिक अधिकारों को अगर किस प्रकार से अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका हनन होता है, तो हम सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 निशेष जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उनका प्रयोग करके हम सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए
याचिका दायर कर सकते हैं और वहां सर्वोच्च न्यायालय फिर वह निर्णय देकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, हमने नागरिकों की स्वतंत्रता की इसमें महत्व दिया जाता है। वैसे जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है इस लोकतंत्र में, वहां होता है कानून का शासन। यहां पर शासन किनका होगा, कानून का शासन होगा। हालांकि उस कानून का शासन है, मगर उस कानून को लागू करने का जो काम है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं। मगर एक्चुअल में जो है वो सरकार का शासन नहीं होता है, वो शासन सरकार का नहीं है, बल्कि शासन किसका है, कानून का शासन है। इस तरह से जो है क्या हो गया, कानून की शासन। और शासन की प्रणाली जो है वहां विकेंद्रीकृत भी होती है इस उदारवादी लोकतंत्र में, जैसे कि भारत के है। विकेंद्रीकृत शासन की प्रणाली के मतलब यहां हो गया, विकेंद्रीकृत शासन की प्रणाली के मतलब ये हुआ जिनमें जो है जैसे कि भारत है, तो भारत में क्या है, एक सरकार जो है केंद्रीय स्तर की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, दूसरी सरकार है वहां राज्य स्तर की सरकार है, राज्य सरकार है, और तीसरा जो है वहां होता है स्थानीय सरकार। तीसरा जो होता है वहां होता है स्थानीय सरकार। इस प्रकार से सरकार के 3 स्तर हो गया जो वर्तमान भारत के संविधान में है। हालांकि भारत के मूल संविधान में जो है पहले स्तर का और 2 स्तर की सरकार था, मगर वर्तमान में भारत में 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था है इस उदारवादी लोकतंत्र में। इनके साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इस लोकतंत्र में, वहां होता है समाज के जो कमजोर वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, ये और जितनी भी कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सभी की हितों को जो है सुरक्षित रखने के लिए इसमें व्यवस्था होती है। इनमें व्यवस्था होती है, सभी वर्गों के हितों को यहाँ पर जो है संरक्षण किया जाता है। इनमें समाज के किसी भी वर्ग के साथ में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता है। साधन, उत्पादन के जो साधन है और उत्पादन पर अधिकार सबों का समान रूप से होता है। धन और उत्पादन के जो साधन है या भौतिक संपदा जो है, इन सब का जो प्रयोग, इन सब पर जो अधिकार जो है वहाँ समुदाय के हित में होता है, आम जनों के हित में होता है, आम लोगों के हित में। मतलब यहाँ पर जो है लोगों के हित को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ लोगों के हित को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है, मतलब लोगों के कल्याण की बातें कह रहे होते हैं। ये प्रत्येक उनकी नीतियों में, उनके कार्यों में वहां लोगों के कल्याण का ही विचार होता है। इस तरह से जो है भारत में जो लोकतंत्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वहां है कल्याण का विचार शासन की व्यवस्था में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भारत के संविधान में भी, अब भारत के संविधान में जो संविधान का जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका में जो विचार है, जो दर्शन है, वह है कल्याण का, लोगों के कल्याण का, लोक कल्याण का। उसी कल्याण की व्यक्ति के लिए, उसी कल्याण की प्राप्ति के लिए, उसी जन कल्याण के लिए भारत गणराज्य को हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारे पास जो कार्य जो किए जाने हैं वो केवल 4 है। नंबर 1, हमें न्याय को सुरक्षित रखना है। नंबर 2, हमें भारत की जनता की आजादी सुरक्षित रखना है। नंबर 3, भारत की जनता में समानता हो, समता हो। नंबर 4, भारत की जनता में बंधुत्व हो, जिससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार से जो है भारत का हमारा लोकतंत्र है। ये एक बहुत मौलिक समझ के रूप में हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जो है समझ से, इस प्रकार की मौलिक समझ से आप अपनी संविधान पर जो समझ है या फिर राजव्यवस्था पर जो समझ है उनको बहुत स्पष्टता दे सकते हैं, बहुत स्पष्टता दे सकते हैं। समय का अभाव है, नहीं तो फिर और भी बहुत विचार, बहुत डिटेल्ड में इन सब पर और डिस्कस किया जा सकता है। मगर इन सबको ध्यान में रखते हुए
ऐसी कुछ बुनियादी संकल्पनाएं, और ये जो है इस राजव्यवस्था और शासन के प्रारंभिक तत्व में ये अंतिम संकल्पना था। इसके बाद के लेक्चर में, इसके बाद जो आगामी लेक्चर जो है मेरा, उसमें मैं जिनको मैं और जस्ट बहुत शीघ्रता से उपलब्ध करवाऊंगा, वह होगा भारत के संविधान का विकास। भारत के संविधान के विकास का मतलब ये है कि भारत के संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनको बहुत मौलिक रूप से हम समझेंगे कि भारत में संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। इस पर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। और साथ में ऐसी जो है आगामी लेक्चर में छत्तीसगढ़ की शासन की व्यवस्था, वहां पर भी वैसे छत्तीसगढ़ की जो है इतिहास, छत्तीसगढ़ के भूगोल और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, जिससे आपकी जो तैयारी को जो है और मजबूत और सही दिशा मिल सके। क्यों? क्योंकि अब कमीशन के द्वारा भी यहाँ कहा जा रहा है, सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वह यूपीएससी की तर्ज पर करवाया जाएगा। चूंकि मेरा अनुभव इस सिविल सर्विसेज की फील्ड में लगभग 15 सालों का है, मैंने आईएएस से लेकर के जो है कई प्रकार के जो है इस पूरी प्रक्रियाओं में मैंने समझा हुआ है, इसीलिए इस तरह की एक मौलिक समझ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो और अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ को बेहतर करने के लिए, जिससे वह अपनी चयन सुनिश्चित कर सके। इन्हीं विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।